सभी अभ्यर्थियों को नमस्ते। अभी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हमारी क्लास ये समझ लीजिए कि स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब जैसे आते जाएंगे हम उनसे बात करते जाएंगे। और अभी जो आज नए हैं फटाफट अपना अपना परिचय दे दें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, बहुत शॉर्ट में आप फटाफट बताएं। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जैसे मैंने अपना वीडियो ऑन कर रखा है ऐसे आप लोग भी अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो भी परिचय दे रहा है कम से कम उनका तो वीडियो ऑन होना ही चाहिए। हम साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं और साक्षात्कार के लिए फेस टू फेस सामने आना ही पड़ता है, आना ही पड़ेगा आपको, और इसलिए ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा इससे। चलो स्नेहा बीए लर्नर, फटाफट बताओ। तुम्हारा माइक पहले म्यूट अनम्यूट करो। Okay. Yes, sir. Sorry. My name is Sneha Arora, sir. And I have secured 137 marks in PRT General category. वेरी नाइस, 100% आपका नंबर आएगा, आप तैयारी करो। यस Thank you so much, sir. यस, ऐसा लग रहा है। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, है ना। Sir, thank you so much. It is a very, very positive response. Thank you. यस सर, हमेशा बी पॉजिटिव। 110 आता तो भी मैं यही बोलता, है ना। Thank you, sir. लेकिन 137 को बोल रहे हैं मतलब कुछ है। ओके, कहाँ Yes, से हो, sir. कहीं Yes, पढ़ा sir. रही हो, फटाफट बताओ। सर मैं हाँ हाँ, कहीं पढ़ा रही हो। सर यस सर, मैंने एक्चुअली पहले पढ़ाया था सर। मैंने 1.5 ईयर पढ़ाया है पीआरटी और टीजीटी साइंस। उसके बाद मुझे एज अ पीआरटी भी अरे बाप मौका मिला पढ़ाने का। पीआरटी भी हो, देन सर टीजीटी साइंस भी हो, सारी सर चीजें हैं। जी अच्छा अच्छा, आप सर, लोगों पहले में से टीजीटी एक सेकंड, आप लोगों में से कोई जो मैंने वीडियो लिंक दी थी वो देखिए, उसमें कुछ आ रहा भी है कि नहीं आ रहा है ना। वो लाइव हुई है या नहीं हुई है, कुछ लोग देख के बता सकते हैं। ओके स्नेहा, बीच यस बीच सर। में बीच बीच में बेटा बात करेंगे तुमसे, है ना। तो जी जी सर, है ना। श्योर। हाँ यस सर। यस यस, और कोई एक बार अपना परिचय खुद ही देना चाहता हो बढ़िया से एकदम लाइव आके तो जल्दी से दीजिए। उसके बाद हम आगे अपना केवल 2 मिनट के इसके बाद आगे बढ़ेंगे और परिचय वगैरह बीच में लेते रहेंगे, ठीक है ना। यस यस सर। यस यस। नमस्ते सर। हाँ जी मैं सुरभि श्रीवास्तव हाँ हाँ। फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं इस समय फतेहपुर के एक चिल्ड्रन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीबीएसई का है, उसमें पीजीटी टीचर हूँ। हिंदी लैंग्वेज, हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। बहुत बढ़िया बहुत और मैंने टीजीटी का एग्जाम दिया संस्कृत से। मेरे 121 नंबर है, 121। तो क्या मेरा साक्षात्कार की तैयारी करना ठीक है? साक्षात्कार की तैयारी करना कभी भी खराब नहीं होता। आप जो भी तैयारी करते हैं उससे अब आने वाले कल के लिए अपने आप को बेहतर बनाते हैं, है ना। और ऐसे में बिना इंटरव्यू के भी, बिना एग्जाम दिए भी मैं कई बार साक्षात्कार की तैयारी में भाग लेता रहा हूँ। उससे हमें जो मजा आता है वो एक अलग ही बात है। चलिए ठीक है ओके, धन्यवाद सर। मैंने बोला था आप लोगों से, वो यूट्यूब लाइव किसी ने देखा, यूट्यूब लाइव किसी ने देखा दूसरी लिंक को क्लिक करके अपने किसी मोबाइल में। यस सर, मैंने देखा है, लाइव हो रहा है सर। ओके ओके, वेरी नाइस। चलो अच्छा, आप एक काम करो, अब हम बीच बीच में अपना परिचय लेते रहेंगे या लास्ट में लेंगे, नहीं तो लोग जो वीडियो देखते हैं ना तो बोलते हैं कि ये तो आधा घंटा बेचारा परिचय ही लेता रहता है, इससे अच्छा है कि लेफ्ट हो जाओ, या इसमें कोई दम नहीं है ना। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। हम लोगों ने कल यानी हमारी पहली क्लास में जो चर्चा आप लोगों से की थी, उस चर्चा में हमने बहुत ही सेंसिटिव बातें रखी थी कि इंटरव्यू देने से भी ज़्यादा इंटरव्यू सेंटर तक पहुंचने के पहले और कॉल लेटर आने के बाद इस बीच जो हमारी मानसिकता, हमारी तैयारी, हमारी प्रिपरेशन, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसमें हमने वेशभूषा से लेके बहुत सारी बात करी थी और हम पहुंच गए थे इंटरव्यू देने, है ना। और हमारा नंबर लगा हुआ था और हमने ये भी देखा था कि जो इंटरव्यू दे कर के बाहर आ रहे थे वो तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ लोग बड़े खुश थे, कुछ बड़े उदास थे और कुछ बहुत शेखियाँ बगा रहे थे कि मेरा तो इंटरव्यू बहुत ही बढ़िया गया है। और आसपास के हमारे कुछ साथी पूछ रहे थे कि बता यार तेरा कौन सा क्वेश्चन पूछा था, वो नोट कर रहे थे और उसको लगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो उस समय किताब खोल रहा है, कोई नोट्स लेके आया हो, लगता है कि अभी 10 मिनट में सारी तैयारी हो जाएगी।
तो इस तरह की कुछ निगेटिव चीज़ों से हमें बचना है। एक बार पूरी तरह देखो, जो आता है वो आता है, जो नहीं आता है वो नहीं आता है। अब मैं इंटरव्यू सेंटर पर पहुंच गया हूं, मुझे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करना है और सबसे बड़ी बात कि मुझे ईमानदार बने रहना है। सामने वाले को घुमाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना है और ना करना चाहिए। तो जैसे अब आइए अपन चलते हैं इंटरव्यू कक्ष के अंदर। ठीक है, घंटी बजी, हमारा नाम पुकारा गया और हम लोग इंटरव्यू रूम के अंदर चले गए। वहाँ सामने देखा कि 4 से 5 लोग बैठे हुए हैं और एक खाली कुर्सी लगी हुई है जो हमारे लिए है। ठीक है ना, तो हम वहाँ जाकर पहुँच जाएंगे। जब आप अंदर जाते हैं ना, तो आपको जाते से ही कोई नहीं बोलता है प्लीज़ बी सीटेड, बैठिए, है ना। जब वो बोलते हैं बैठिए तो वो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कह के आप भी बैठ जाइए, क्योंकि बैठना ज़रूरी है ना। और अगर वो नहीं कहते हैं तो उनसे पूछ लीजिए कि सर मैं बैठ सकता हूँ क्या। ठीक है, उनकी परमिशन लेके बैठ जाइए, क्योंकि खड़े खड़े तो इंटरव्यू दिया नहीं जाता। ठीक है ना, चलिए बैठ गए आप, आपको बिठा दिया गया। अब आपको बोलना नहीं है कुछ भी, आपने थैंक यू सो मच बोल दिया जो आपको बोलना था। अब वहाँ से क्वेश्चन होंगे। पहले देख लीजिए कि एक्चुअली इंटरव्यू में पैनल में कितने लोग होते हैं, कितने लोग होना चाहिए, उसमें से कौन कौन होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्किंग करने वाले, आपका निर्णय करने वाले सदस्य होते हैं, वो 4 सदस्य होते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक अभी तक का मेरा जो आइडिया अनुभव है वो 4 होते हैं। उन 4 में से एक जो मेंबर होता है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन का होता है। वो असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, सीनियर मोस्ट टीचर, कोई भी अधिकारी हो सकता है। वो अधिकारी उस चारों लोगों के पैनल का जो होता है मेंबर सेक्रेटरी होता है। ठीक है ना, जो इंटरव्यू पैनल होता है उनमें से एक केवीएस का जो अधिकारी होता है वो उनका मेंबर सेक्रेटरी होता है। और एक और दूसरा उसमें होता है जो किसी दूसरी संस्था का अधिकारी होता है ना। मान लीजिए चंडीगढ़ में कर रहे हैं इंटरव्यू, तो पंजाब यूनिवर्सिटी का हो सकता है, चंडीगढ़ में अगर कोई यूनिवर्सिटी है, शिमला में उधर उत्तराखंड की कोई यूनिवर्सिटी है, तो किसी भी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर या एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सकता है। ठीक है, बाकी और 2 सदस्य रहते हैं। उन 2 सदस्यों में से एक वाइस चेयरमैन हो सकता है। जो मैंने बताया ना भी, जो एक तो केवीएस का अधिकारी रहेगा उसको जनरली बनाया जाता है मेंबर सेक्रेटरी, और एक जो बाहर का अधिकारी रहेगा जो सबसे सीनियर भी रहता है उस पैनल में, वो होता है उसका अध्यक्ष, उस इंटरव्यू बोर्ड का अध्यक्ष होता है ना, ताकि केवीएस का अधिकारी भी किसी प्रकार से पक्षपात न कर पाए। इसलिए बाहर की संस्था के किसी अच्छे अधिकारी को, अध्यक्ष को, उसको प्रेसिडेंट बनाया जाता है, चेयरमैन बनाया जाता है उस इंटरव्यू बोर्ड का, उस इंटरव्यू पैनल का। बाकी 2 सदस्य बचे, उनमें से एक सदस्य किसी कॉलेज का प्रोफेसर हो सकता है, केंद्रीय विद्यालय का बहुत सीनियर मोस्ट टीचर या प्रिंसिपल भी हो सकता है, या किसी बाहर स्टेट गवर्नमेंट का, एनसीईआरटी का या सीबीएसई का या न्यूपा वगैरह, या बहुत सारी संस्थाएं जो सरकारी है, उनका कोई ऐसा विद्वान हो सकता है जो अपने विषय का पारखी है, वो आपसे प्रश्न पूछेगा सब्जेक्ट के, है ना। तो वो जो एक जो बंदा होता है वो सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछने के लिए होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अदर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, वो अदर क्वेश्चन में भी शामिल हो सकता है, लेकिन एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है। तो आप समझ लीजिए आज जिस सब्जेक्ट का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट में कई वर्षों का अनुभव रखने वाला, उसमें विशेषज्ञता हासिल करने वाला व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो आप घुमाएंगे तो किसको घुमाएंगे, है ना, डेफिनेटली। इसलिए हम उनकी बात को काट करके अपनी बात सिद्ध करने का मतलब गलत प्रयास न करें। अगर वो सही में गलत है, आपको घुमा रहे हैं, तब तो आप तर्क के साथ अपनी बात रखिए। ये मैंने इंटरव्यू पैनल का परिचय दिया। और एक और सदस्य जो होता है वो एक तरह से ऑब्जर्व करता है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी सारी चीज़ें, है ना, और उस हिसाब से वो मार्किंग करता है। ये चारों लोग मार्किंग करते हैं। मान लीजिए 60 नंबर का इंटरव्यू है ना, तो ये सब लोग 4-5 पॉइंट बने रहते हैं, उनके सामने एक कागज होता है, उसमें उस पॉइंट्स में 4-5 बिंदु होते हैं। एक बिंदु होता है आपका सब्जेक्ट नॉलेज नंबर 1, है ना। एक बिंदु उसमें होता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका कैसा रहा इंटरव्यू में। एक होता है आपका डेमो या प्रेजेंटेशन, कि आप प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं अपने सब्जेक्ट का पढ़ाने में,
ठीक है ना। और एक होता है बाइलिंगुअल कॉम्पिटेंसी या कम्युनिकेशन स्किल, इस पे बहुत ध्यान दिया जाता है। और जो डेमो या प्रेजेंटेशन होता है उसमें वो आपका यूज़ ऑफ आईसीटी भी जानते हैं कि आप डिजिटली कितने साउंड है ना। कि आज जो टेक्निकल जो चीज़ें चल गई है, जैसे यूट्यूब है, जैसे ऑनलाइन क्लास लेना है, गूगल मीट लेना है, तो अभी ये कंपलसरी हो गया है आफ्टर कोरोना टाइम्स कि आप इसमें कितना क्या जानते हैं, आपने क्या इस बारे में काम किया है ना। तो ये आपसे वो ये पूछ सकते हैं। तो इस तरह के जो 4-5 पॉइंट्स बने रहते हैं, तो वो या तो 10-10 नंबर के 5 होंगे तो 50 नंबर का हो जाएगा, 15-15 के 4 होंगे तो 60 मार्क्स का हो जाएगा। तो टोटल चारों सदस्य अपने अपने उसमें आपकी मार्किंग करते हैं, और चारों की मार्किंग डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। और सब अपनी मार्किंग करके जो मान लो उन्होंने आज 15 लोगों का इंटरव्यू लिया तो उन सब का टोटल कर लेते हैं, और टोटल करने के बाद में चारों लोगों का जो टोटल है वो टोटल मिलाया जाता है। चारों का टोटल डिफरेंट हो सकता है, तो वो जितने भी होंगे उस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है ना। और ये मेरिट लिस्ट है, अब आप ले रहे हो, आप मान लो कलकत्ता में इंटरव्यू दे रहे हो, आपने वहाँ कलकत्ता में 300 लोग पीआरटी के गए, लखनऊ में भी इंटरव्यू चल रहा है, सब जगह इंटरव्यू चल रहा है ना। और सभी जगह आपकी मार्किंग वगैरह भी चल रही है। और जब सभी जगह आपकी मार्किंग वगैरह चल रही है, तो अब कहाँ से कोई वो होगा, सब जगह के ऐसे ही मार्किंग होकर टोटल हो जाता है। फिर सब ये एक जगह केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर में जाता है, और वहाँ जाकर के या जहाँ पे भी ये कंपाइल होता है वहाँ जाकर के सब लोगों की मेरिट लिस्ट बनती है। आप लोगों के जो रिटर्न टेस्ट के मार्क्स है उसका वेटेज निकाला जाता है, इंटरव्यू का वेटेज निकलेगा, दोनों का टोटल बनने के बाद आपकी ये होगी। इसलिए आप ये बात छोड़ दीजिए कि पैसा चलता है, करप्शन है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें पता नहीं क्या क्या। कोई अपना पहचान का मिल गया तो क्या कर लेगा, लखनऊ में पहचान का मिल जाएगा, कलकत्ता में और 150 लोग बैठे हैं, है ना। ये 25 रीजन में इंटरव्यू होंगे, करीब 25 जगह पे इंटरव्यू एक साथ चलेंगे, अलग अलग सेंटर लोगों को मिलेगा। इसलिए आप लोग ये बात आपको समझ में आ गई कि इंटरव्यू में लेने वाले कौन होते हैं, समझ में आ गया। कोई आपको डराने नहीं आया है वहाँ पे, ना डराने वाला होता है, ना उसको आपसे कोई मतलब है। उसके कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो वो अपना अपने कर्तव्य का पालन उसके अकॉर्डिंग करते हैं। चलिए आइए, अब आप इंटरव्यू में तो बैठ ही गए थे, तो मैंने आपका परिचय करवा दिया कि आपके सामने जो 4-5 लोग बैठे हैं ये कौन है। ठीक है, ठीक है। तो आपके सामने जो 4-5 लोग बैठे हैं ये कौन है, ये मैंने आपको परिचय करवा दिया। एक सेकंड, हाँ पीछे गिरा है, पता नहीं क्या गिरा है, देख लो। और मेरे को अभी ये कम से कम आधा 1 घंटा लगेगा। यस, हाँ जी। तो मैं बता रहा था आपको, इंटरव्यू में ले जाके हमने बैठा दिया है, सामने 4 लोग बैठे हैं, वो कौन है आप उनसे अच्छी तरह परिचय हो गए। अब किसी को कुछ इस बारे में डाउट है क्या, कुछ इस बारे में कोई पूछना चाहता है तो बात कर सकते हैं। नहीं, हाँ नहीं तो हम आगे बढ़ें। चलो बाद में बात करेंगे। मेरी आवाज़ तो आ रही है ना सबको? यस। अब देखिए ये, हाँ, ये अब आपके सामने जो 4 लोग हैं वो बता दिए, उनमें से एक ही बंदा रहता है केंद्रीय विद्यालय का, 3 बाहर के रहते हैं, हमेशा ये ध्यान रखिए आप। अब अगला जो है वो आपसे अपना इंट्रोडक्शन पूछेंगे, है ना। सबसे पहला प्रश्न होता है, उनको मालूम है आपका नाम क्या है, फिर भी वो आपसे पूछेंगे चलो अब अपना नाम बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए, है ना। टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ, क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, है ना। और आप अपने बारे में कुछ बोलिए। ये प्रश्न क्यों किया जाता है, वो बड़े फेमिलियर माहौल में ऐसा बोलते हैं ताकि सामने वाला व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति पहले अपने बारे में बताना में मज़ा आता है उसे, और अपने बारे में कुछ बताने में उसे कंफर्ट फील होता है। तो आप थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएं, आप लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें, है ना। इसलिए पहला ये ऐसा क्वेश्चन होता है कि जिसका आंसर हर किसी को होता है, हर कुछ ना कुछ अपने हिसाब से बोलना चाहता है। इसलिए पहले ही भाई पहले प्रश्न का उत्तर तो आ ही गया उसको, इसलिए आपसे पहला वो प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप स्वयं जानते हैं, लेकिन अब उसका तरीका क्या है, आप उत्तर कैसे देते हैं, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। रेखा डिस्टरबेंस हो रहा है यार, पानी से तो ये लगा दे, पानी वानी मत भरो, कुछ भी हो, ये ठीक से लगाओ, डिस्टर्ब हो रहा है बहुत ज़्यादा।
चलिए, यस, हाँ, मैं आगे बताने वाला था आपको कि आप बैठ गए, आपसे पहला प्रश्न पूछ लिया। अब इस पहले प्रश्न का जवाब लोग अपने अपने हिसाब से देते हैं, तो एक्चुअल में इसका जवाब क्या होना चाहिए, कैसे देना चाहिए, ये देने की जो कला है, इस प्रश्न का जवाब आप जैसे देंगे उस पर पहला इंप्रेशन पड़ेगा सामने वाले इंटरव्यू बोर्ड पर, है ना। अब कुछ लोग बेचारे अलग अलग तरह से जाते हैं। अब मैं आप लोगों में से ही पूछता हूँ कि आप लोगों में से जो आज लोग नए आए हैं वो बताएं कि आप इस पहले प्रश्न का जवाब कैसे देंगे, कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या अपने बारे में कुछ बताइए, है ना। चलिए बताइए, पूजा वर्मा जी आप क्या बताएंगी? Hello, sir. My name is Pooja Verma, यस, and I have scored 132 marks in TGT Maths, हम्म and I have completed my Masters in Maths, हम्म and I have cleared level 1 and level 2 of CTET also. हम्म And now I am giving tuitions to students from class 6 to 9th. हम्म अच्छा, आप ये बताएंगे भाई, उसमें नंबर बताने की जरूरत नहीं है, नंबर कॉन्फिडेंशियल होते हैं, इसको डिस्क्लोज नहीं Yes, किया sir. जाएगा। I have just tell this to you all only. हाँ, हमें बता दिया चलेगा, लेकिन वहां पे ये नहीं बताना है नंबर, है ना। Thank you. हाँ बिल्कुल नहीं हाँ, सर. अच्छा, Okay. चलो ठीक है। और क्या बताएंगे, मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। कुछ और इस कैंडिडेट से पूछते हैं कि इस प्रश्न का जवाब आप लोग कैसे देंगे, कौन देना चाहता है, क्योंकि हर कोई इसका उत्तर देना चाहता है ना। चलो, अब बिल्कुल सर. पूजा वर्मा जी के बाद में कौन देना चाहेगा? पूजा वर्मा जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? Sir, I am from Hisar, Haryana. वेरी नाइस। अभी कहीं जॉब कर रहे हो? नहीं सर, फिलहाल मैं गुजरात में हूँ. माय हस्बैंड इज वर्किंग हियर. गुजरात में क्या, कौन सी कंपनी में मैनेजर है? नहीं सर, ही इज वर्किंग इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. अच्छा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है। सर चलो भैया, उनका नंबर वगैरह कुछ हमको भेज देना, हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी पता नहीं कहाँ बिल्कुल शायद सर, है ना। हाँ जी. वेरी नाइस मैडम, बहुत बढ़िया। तो अच्छा है, अपनी क्वालिफिकेशन को हमेशा समाज के लिए हम उन लोगों के हित में उपयोग करें, ये बहुत जरूरी है। हाँ जी. चलिए, आपने जो भी परिचय दिया ठीक है, मैं आगे और इसके बारे में बताऊंगा। चलो, ये जो स्नेहा बेटा, कैसे बताओगे आप? थैंक यू सर. यस यस यस, सर. हाँ बताइए। सर मैं जी सर. बोलो सर बोलो। मैं ऐसे बताऊंगी कि good morning sir and ma'am. First of all, I would like to thank all of you for giving me opportunity to introduce myself. My name is Sneha Arora and I was born and brought up in Roorkee, Uttarakhand. I am creative and enthusiastic person. I have done my BA from Shri Suman University, Uttarakhand. After my graduation, I started preparing for a job. Meanwhile, I used to help my younger ones in their studies, and I realized I was good in teaching and can do much better in this field. Therefore, I opted for BEd in 2016. Started my BEd from Shri यस Suman यस, University. अच्छी बात है, अच्छी My बात है। hobbies are doing sketching, art and crafts. I ओके, have basic knowledge of computer skills. My short-term goal is to get this job, and my long-term goal is that I want to be PGT in mathematics. यस, Lastly, I am a quick learner and believe in learning from my past mistakes. That's all about myself. Thank you. ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस, है ना। देखो, हम जब भी अपना परिचय दें तो उसको मैक्सिमम 2 मिनट में कोशिश करें कि कंप्लीट कर दें बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि बाकी और भी क्वेश्चन सर कितना 1 मिनट? नहीं, 2 मिनट ले सकते हैं, मैक्सिमम 2 मिनट, है ना। और उसमें हम पहले से हम क्या क्या बताना है ये हम नोट अच्छा, करके अच्छा, रखें, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको बताना है ना। यस, अनुपमा मौर्य जी। सर एक क्वेश्चन था, क्या ना यार? हाँ बिल्कुल। एक डाउट था सर. सर एक्चुअली मेरा बीएड वैसे मतलब अगर हम बीएड ये बताएं कि कॉरेस्पॉन्डेंस है तो ये नेगेटिव
नहीं, कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट कुछ निगेटिव नहीं होता है। देखो, जितनी भी यूनिवर्सिटियां, जितने भी कोर्स है, गवर्नमेंट चला रही है। गवर्नमेंट जो चला रही है वो सबके भले के लिए, अच्छे के लिए चलाई है ना। ऐसा 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 बता रहे नहीं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है। अरे बहुत, एक सेकंड, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी होते हैं। आपने देखा होगा कोरोना टाइम्स में घर पे लिख के आंसर भेजे गए हैं और लोगों ने 90-80% भी लाए हैं। लाए, ये गवर्नमेंट की योजना है। अब वो तो योग्य हो गया ना व्यक्ति, फिर इंटरव्यू में सारी योग्यताएं समझ में आ जाती है किसको कितना आता है, चाहे वो 95% वाला हो या 55 वाला हो सकता है 55 करने वाले का परफॉर्मेंस बहुत बेटर हो। मैं आपको ऐसे भी एग्जांपल बता सकता हूँ कि जिन बेचारों का कट ऑफ रिटर्न टेस्ट में 90 कट ऑफ गया था पिछली बार 2018 में एक सब्जेक्ट का, तो एक जो लेडी है उसका कट ऑफ 90 ही था। ठीक है ना। अब आप सोचो उनको क्या आशा होगी कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग हुई थी मार्क इस मेरिट लिस्ट की वो 140 के आसपास से हुई थी और इनका कट ऑफ 90 था, है ना। तो 90 कट ऑफ गया और 140 है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन आप बात मानेंगे कि हो सकता है जिसका 140 या 150 मार्क्स आया हो वो पीछे रह गया, और ये जो 90 का, इसको 60 के मार्क्स का जो इंटरव्यू था, इसमें 60 आउट ऑफ 60 के लगभग मिले, 55 से 60 के बीच में, और सिलेक्शन हुआ और मेरिट में हाइट में ये ऊपर थी। ठीक है ना। अभी ये दोनों में काम चल रहा है, तो अभी हेलो सर, 10-20 मिनट रुक जाओ। सर हाँ जी। सर, एक्चुअली ना मेरा बीएड ना सिर्फ प्राइवेट उससे ही है और मैंने उसी ड्यूरेशन में पढ़ाया भी अरे है। कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, आपका बीएड कैसे भी हो कुछ फर्क नहीं तो पड़ता। सर हम बता सकते हैं मतलब कि हमने कॉरेस्पॉन्डेंस। जबरन क्यों बताओ, आप वो बताने का, आप है ना, ओके, मैंने ओके, बोला ओके, कि थैंक यू सो मच आप सर, वो थैंक यू। चीजें बताइए जिससे सामने वाला ज्यादा प्रभावित हो, जिस पर और क्वेश्चन वो करे, वो चीज बिल्कुल भी मत बताइए, है ना। देखो, एक ये महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय है, उससे आपने कोई डिग्री की है, तो आप उसको क्यों बताएंगे जबर कि मैंने इस डिग्री के। कुछ यूनिवर्सिटियां मतलब बहुत वो मायने नहीं रखती, या कोई 5 स्टार 3 स्टार नहीं है ना। तो आप ऐसी चीजें तभी बताएं जब उस पर क्वेश्चन पूछा जाए। यस, चलो और कोई एक से और पूछ लेते हैं, फिर हम। मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ, अब आपका सवाल और जवाब की चर्चा हम थोड़ा लास्ट में रख लेंगे। मैं ये चाह रहा था कि ये जो पहला इंट्रोडक्शन वाला सेशन है, इसमें कोई, इसी से रिलेटेड मुझे कुछ पूछना था हाँ तो, आपसे। हाँ चलो पूछ लो, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जो अपनी इच्छा से बताना चाह रहा है अपना इंट्रोडक्शन कैसे देगा, उसे थोड़ा मौका मैं ज्यादा मिले। टाइम नहीं लूंगी। चलो आप ही दे दो, जब फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन। यस, सुरुचि मैडम, आप अपना। इसी से मुझे शुरू करना था सर। मैं यही पूछना चाह रही थी कि जैसे मैं हिंदी से हूँ, टीजीटी पीजीटी हिंदी, तो मतलब जैसे सुबह का समय है, हम जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो हम सुप्रभात बोलेंगे, गुड मॉर्निंग सर। सर इसी को लेकर थोड़ा सा है कि कैसे अरे मतलब कुछ इंग्लिश में नहीं, या कुछ नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप पहले अपना, है ना, माइक ऑन कीजिए। माइक नहीं, माइक तो ऑन ही है। आप अपना जो क्या बोलते हैं, ये जो आपका जो है ना, वीडियो ऑन कीजिए। जी यस। सर, जी। हाँ, तो आपको आपको सब बोलना है। अगर आप सुप्रभात बोलना चाहें तो सुप्रभात बोलिए, और आप उसको, चूंकि 12 बज गई है, और शुभ अपराह्न बोलना है तो शुभ अपराह्न बोलिए, है ना। जी सर। ठीक है ना। और आप उनको और संस्कृत में बोलना चाहें तो वो भी बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, उनको समझ में आए नहीं आए, है ना। और गुड मॉर्निंग भी बोलना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। तो लेकिन वही मैं आप पूछ रही थी सर, मिक्स करके बोले तो मिक्स कोई मत दिक्कत करो, नहीं या है, तो गुड हिंदी मॉर्निंग में सर। बोलो या इंग्लिश में बोलो, जो भी बोलो शुद्ध बोलो, मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। हाँ, वही मैं बिल्कुल बिल्कुल मिक्सिंग नहीं। कभी कभी बोले सर नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर, सुप्रभात सर, तीनों एक साथ बोल देते, है ना। फिर वो इस पे क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। देखो, हम या तो हिंदी में बोले या इंग्लिश में बोलें, और जब वो इंग्लिश में आग्रह करे बोलने का, तब हम इंग्लिश में बोलने का प्रयास करें। और वो आग्रह नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन जनरली जो लोग सब्जेक्ट के लिए हिंदी के लिए जाते हैं ना, उनसे हिंदी में ही बात की जाती है। और वो लोग जो, जैसे हम सुप्रभात जानते हैं, ऐसे वो भी सुप्रभात जानते हैं, और बहुत अच्छी तरह जानते हैं, है ना। और इसलिए किसी प्रकार की कोई चिंता करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। इस बारे में बिल्कुल तनाव रहित होकर के आप अपना काम कीजिए। ठीक है। तो हाँ, और जहाँ धन्यवाद की, धन्यवाद, बार बार थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर,
जबरदस्ती एक्टिंग करना पड़े आपको अगर किसी चीज में, वो मत कीजिए। जो आपके दिल से निकलता है और बेहतर तरीके से निकलता है वो आप कीजिए। उस पर फिर कोई क्वेश्चन करे तो फिर आप उसको जवाब दीजिए, है ना कि मैं इसमें कंफर्टेबल फील करता हूँ, ये मेरे दिल से निकलती है और दिल की बात दिल तक टच हो जाती है, तभी तो सर आपने मुझसे क्वेश्चन किया, है ना। इसीलिए मैंने इसको अपने से बोला, क्योंकि मैं इसको कंफर्टेबल फील करती हूँ और मैं समझती हूँ कि भारतीय होने के नाते कोई भी शब्द हमारा पराया नहीं है। न मुझे अंग्रेजी से कुछ तकलीफ है, न मुझे हिंदी से कुछ तकलीफ है। लेकिन बचपन से मैंने जो सीखा है, जो समझा है, या जो जिस भाषा को हमें सम्मान करना चाहिए और यहाँ नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे, और मैं सम्मान नहीं करूँगी तो मेरे विद्यार्थी फिर इस चीज़ का सम्मान कैसे करेंगे। इसलिए मैंने बोला अगर ऐसा कोई क्वेश्चन उठता है उस पर तो आप समझा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, और कोई तो अपना सर इंग्लिश इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए हमें, हिंदी के है तो। बिल्कुल, देखो जो भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो उसे अंग्रेजी की जानकारी आना चाहिए, थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोलना आना चाहिए, और इंग्लिश में लिखना और इंग्लिश में पढ़ना तो हर किसी को आना ही चाहिए। क्योंकि आज की जो हमारी डेली लाइफ है, जो हमारा जीवन है, इसमें इसके कोई बहुत सारे ऐसे पक्ष है कि अगर हमें अंग्रेजी नहीं आएगी तो कहीं हमें अपने स्वास्थ्य से समझौता करना पड़ेगा, कहीं हमें सैलरी से समझौता करना पड़ेगा, हमें कई कई जगह समझौते की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इंग्लिश से घृणा तो होना ही नहीं चाहिए भाई। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन माँ का सम्मान माँ की जगह होता है, मौसी का मौसी की जगह होता है ना। इसका मतलब ये थोड़ी कि आंटी खराब हो गई तो उनसे बात ही नहीं करना, वो ऐसी है। माँ तो माँ है, लेकिन ये है कि किसी के भी सामने हमारी माँ को अगर किसी ने कुछ बोला, वहां प्रश्न नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये बात है। और अंग्रेजी भाषा अगर हम ना छोड़ कैसे सकते हैं। आप बताइए, डॉक्टर के पास जाओगे पर्ची में इंग्लिश में लिखेगा, दवाई लेने जाओगे तो आपको इंग्लिश में देगा, और आपको पढ़ नहीं पाए और कोई दूसरी दवाई दे दी तो निपट नहीं जाएंगे हम, है ना। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन और अदालत और कोर्ट के फैसले और सारी चीज़ें आजकल इंग्लिश में होती है। हमें कहने पर हमें ट्रांसलेशन दिया जाता है हिंदी का, और फिर भी लिखा होता है कि गड़बड़ी हुई तो इंग्लिश का ही ट्रांसलेशन होके होगा। जब तक हमारी ये संवैधानिक व्यवस्था है अंग्रेजी के संबंध में, तब तक हम इस संवैधानिक व्यवस्था के अगेंस्ट नहीं जा सकते, और उसमें हमारा भला भी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे अंग्रेजी, आप देखो एडवर्टाइजमेंट आता है कोलगेट का, साबुन का, शैम्पू का, कॉस्मेटिक्स का, बहुत बढ़िया हिंदी में आता है, हिंदी की कविताएं रहती है ना। बाल टूट कर एक महिला के सिर से गिर जाते, उड़ते उड़ते कहाँ जाते हैं, और उसमें पता नहीं, और काश इन्हें लिवॉन मिला होता, और ऐसी लंबी सी कविता थी उसमें, है ना। तो ऐसी कई चीज़ें हैं। तो हिंदी में एडवर्टाइज आएंगे, जब आप खरीदने जाएंगे तो सब कुछ आपको छपा हुआ उस पर इंग्लिश में मिलेगा, उसका लेवल वगैरह सब तो पढ़ना पड़ेगा, और आपको उसी में इंग्लिश में लिखा होता है कि इसमें इसका इंग्रेडिएंट्स क्या है, कौन हमारे स्वास्थ्य के लिए कौन सी चीज़ इसमें लाभदायक है, कौन सी हानिकारक है, ठीक है ना। चलिए, ओके, है ना। नहीं तो फिर अब हमारा ये सेशन मुझे लगता है कि कहीं और ज़्यादा लंबा ना, आधा घंटा में हो गया है। तो मैं कुछ चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट बता दूं, फिर आप अपना क्वेश्चन आंसर सेशन रख देना, ठीक है ना। अब देखो सब लोग, सर जी 15-20 मिनट और लगेगा। कोई नहीं सर जी, हाँ बिल्कुल, हाँ। चलिए, अब क्या होता है ये, अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन सेशन। अपना चल रहा है, आप लोग अपने हिसाब से इंट्रोडक्शन अपना दे रहे हैं, ठीक है ना। ये नाज़दाना मैडम, आप अपना माइक म्यूट रखिए। किसी का भी माइक अगर म्यूट नहीं रहता है तो डिस्टरबेंस होता है ना। चलिए, मैं अभी कुछ चीज़ें आपको बता दूं फटाफट, जो बहुत ज़रूरी है। देखो, इंट्रोडक्शन में जब आपसे पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताइए, तो आप अपने बारे में वो चीज़ें लिख लीजिए पहले इसकी तैयारी के लिए, कि ये 10 चीज़ें मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। फिर उसमें से निकालिए कुछ चीज़ों को, कि ये चीज़ें जो मैं जिस पोस्ट के लिए मैं जा रही हूँ, उस पोस्ट की सुटेबिलिटी को, उस पोस्ट के लिए मैं कितनी बेहतर हूँ, मेरे परिचय से भी ये झलकना चाहिए, है ना। कि मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन दूं तो सामने वाले को लगे कि मैं वो जिस पद के लिए मेरा इंटरव्यू ले रहा है उसके लिए मैं एक बेहतर कैंडिडेट हूँ।
तो वो चीज़ें आप बताइए। जैसे कुछ लोगों ने बताया ट्यूशन लेना, ये लेना, है ना, तो आप बताइए बाकायदा कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, है ना, ये इस चीज़ के लिए ये हमारा जो स्थान है, या अपना आपका हर कोई जिला, हर कोई गांव, शहर किसी न किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध होता है। आपके परिचय से पता होना चाहिए ये जो जहाँ से आया है, जहाँ का रहने वाला है, इसे मालूम है कि उस जगह की हिस्ट्री क्या है, उसके प्रसिद्ध उस होने का कारण क्या है। थोड़ा सा मतलब कि भाई मैं यहाँ से आई हूँ, या इस जगह इस काम के लिए, इस नाम के लिए प्रसिद्ध इस शहर की मैं निवासी हूँ। ठीक है ना? मेरा जन्म कब हुआ था, कब नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं, उनके पास डाटा है आपके। ठीक है ना? तो ये फिर भी जनरली बोला नहीं जाता, इससे आपकी पोस्ट के इंटरव्यू पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आप अपना परिचय दीजिए और माता पिता का नाम और विशेषता भी बताएं ना। तो ऐसे बताइए जैसे लगता है कि वो ही चाहते हैं कि ये पोस्ट के लिए आप बेहतर है, वो भी जानते हैं और आप इसके लिए हैं, है ना, कि मेरे पिताजी बिजनेसमैन है, उनका नाम ये है, लेकिन उनका सपना भी है कि मैं केंद्रीय विद्यालय में एक अच्छा शिक्षक बनूं और समाज के लिए कुछ करूं। ऐसी एक लाइन उसमें जोड़ दीजिए, है ना। जब भी आपको ये, तो उसमें मेरी माता जी ये है और उनका स्वभाव ऐसा है। जैसे जनरली माता पिता के बारे में, हमारी जन्म तिथि के बारे में डिटेल देने की जरूरत नहीं, आप अपने विशेषताएं उसमें बताइए कि टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो आप अपनी एजुकेशन के बारे में स्पेशली बताइए, है ना, अपनी रुचि के बारे में बताइए। जैसे अभी स्नेहा ने कुछ चीज़ें इसमें से बताई थी कि मेरी एजुकेशन इतनी है, मैंने इस यूनिवर्सिटी से ये किया है, और वहाँ पे आपका अचीवमेंट क्या रहा, है ना, कि मैं इसमें डिबेट वगैरह में इसमें भाग लिया करती थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैंने इतने सारे प्राइज जीते हैं, इसमें मैं प्रथम आती थी, द्वितीय आती थी। शुरू में मैं बहुत हेजिटेट होती थी, लेकिन बाद में कॉन्फिडेंस डेवलप होता गया, और एक दिन मैंने ये वाला प्राइज़ जीता, मैंने स्टेट को रिप्रेजेंट किया, मैंने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया। ये आप अपने बारे में बताइए। इससे क्या होगा कि इसके लिए उनको अलग से क्वेश्चन नहीं पूछना पड़ेंगे, आपके परिचय में वो आपकी सारी विशेषताएं निकल के आ जाएगी, जो आपको एक बेहतर कैंडिडेट के रूप में साबित करती है। वो आपके खानदान के बारे में पूछने के लिए, आपके जन्म के बारे में, और आपका मकान भवन कौन सी गली में कहाँ है, इसके लिए नहीं बैठा है ना। वो ये जानना चाहता है कि आप वो जिस पद के लिए आए हैं, उस पद के लिए आप बेहतर कितने हैं, उपयोगी कितने हैं, इफेक्टिव कितने हैं, और आपकी क्वालिटी क्या है। तो देखिए कि एक ही क्वेश्चन का आंसर लोग डिफरेंट तरीके से देते हैं, इसका इंट्रोडक्शन वाले का, लेकिन सबके जो देने के तरीके होते हैं उनमें से कोई ना कोई तरीका तो बेस्ट होता है, जिससे ये पता लगता है कि इसने बहुत बढ़िया बोला, है ना। तो जब हम मॉक टेस्ट रखेंगे ना आप लोगों का, अभी तो हम केवल इंटरव्यू के बारे में कुछ क्लास ले रहे हैं, जिसमें आप पहले से बहुत कंफर्टेबल हो जाए और इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। फिर हम आप लोगों का एक एक कैंडिडेट का मॉक इंटरव्यू हम ले लेंगे, जिससे आपको पूरा कॉन्फिडेंट कर देंगे कि आप दुनिया में ना, यहाँ के अमेरिका में चले जाओ इंटरव्यू देने, कहीं भी चले जाओ, आपको जहाँ जाना हो, लेकिन आपके चेहरे पे जरा सी शिकन न रहे, ऐसा मजबूत बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, ये आपको मैंने बताया, ठीक है ना। तो इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के बाद वो ये पूछते हैं जनरली कि आप ये जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आए हैं, इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या आपने कहीं पढ़ाया है ना, आपका क्या कोई अचीवमेंट रहा है, ये पूछते हैं। जनरली पहले एक्सपीरियंस पूछते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपका अनुभव क्या है। अगर आपने किसी विद्यालय में पढ़ाया है, तो उस विद्यालय में अपने पढ़ाने के अनुभव बताइए, अपना कोई अचीवमेंट रहा हो बताइए। आपने किसी बच्चे को 25 नंबर लाता था और आपकी वजह से 70-80 नंबर लाने लगा, ये थोड़ा सा बताइए, बताना पड़ेगा, है ना। और आपने उसमें क्या फील किया हो इस जॉब को करते हुए, कि मुझे लगा कि इसके मतलब टीचिंग से तो बेहतर कोई दूसरी चीज़ ही नहीं है, कि है ना, बाकी सब नौकरियों में तो लोग मशीनों से, कंप्यूटर से और दूसरी चीज़ों से भिड़ते हैं, लेकिन ये है जिसमें हम सीधा सीधा जीते जागते इंसान को गढ़ते हैं, है ना। कि एक डॉक्टर किसी व्यक्ति के लिए भगवान बन जाता है जब उसके वो शरीर का कोई स्वास्थ्य के लिए होता है, लेकिन हम तो उस व्यक्ति को, इंसान को चरित्रवान इंसान बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो हमारा जो संबंध जो है बहुत ही, और हम कई लोगों की जिंदगियों के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। और अगर हमारा बिलोंगिंगनेस और हमारी जो इन लोगों के साथ जो जुड़ाव और लगाव अगर होता है, तो इससे ज़्यादा सुकून और कहीं नहीं मिलता।
है ना। ये बात अलग है कि भाई ये सब चीज़ें नौकरी में ज्वाइन करने के बाद सब बदल जाती है, लोग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, लेकिन असलियत तो यही है। जो लोग दिल से इस जॉब को करते हैं ना, मैं समझता हूँ उनसे ज़्यादा दुनिया का कोई सुखी इंसान है ही नहीं। चलिए ठीक है, तो ये वो एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका एक्सपीरियंस नहीं है, अब क्या बताएं। तो आपको आप उस तरीके से प्रेजेंट कीजिए जिससे लगे, है ना, कि आप बताइए उनको, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं, कि मेरा इसमें संस्थागत एक्सपीरियंस नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूशन में मैंने कंटिन्यू पढ़ाया है, लेकिन मेरा इसका जो एक्सपीरियंस है बच्चों का मार्गदर्शन करने का, मैंने अपने आस पड़ोसी के रिलेटिव्स के बच्चों का मार्गदर्शन किया। मैं निःशुल्क उनको जो है 1 घंटे 2 घंटे गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाता हूँ, या कोई भी मुझसे, या मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, या मैं जो भी है कि मैं जो ट्यूशन्स या जो ये लेती, मैं इस संस्था से जुड़ी हुई, मतलब जो भी मैं मुझे लोगों की मदद करने में, उनको एग्ज़ाम पास करवाने में, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, चूँकि मेरा सब्जेक्ट नॉलेज है और उनको बताने से मुझे भी अच्छा लगता है, तो मैं हेल्प करती हूँ। और मेरे सहयोग से बहुत सारे बच्चों ने, ये ऐसे कुछ बच्चे नाम देखिए, तो अगर हो तो कि वो कुछ बच्चे जो है मेरिट में भी आए हैं, और कुछ बच्चों ने वो मुझे बहुत मानते हैं, और मुझे लगा कि मुझे इस एक्सपीरियंस के लिए अब इस क्षेत्र में जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो जब जब मैं 4-6 बच्चों को के लिए काम करके इतनी खुश हूँ, तो जब एक क्लास में 40 बच्चे होंगे, दिन भर में 6 पीरियड लेना पड़ेंगे, 300 बच्चे होंगे, तो मेरी खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा, है ना। इसको इतना बढ़िया तरीके से, प्रभावशाली ढंग से आप बताएं जब एक्सपीरियंस की बात आती है तो, और उसमें अचीवमेंट अगर आपके कोई है तो उस अचीवमेंट की ओर इशारा जरूर कीजिए। और स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन आपकी एजुकेशन के बारे में भी होता है, हालांकि उनके पास आपका कागज रखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि आप MA BEd MSc BEd क्या क्या है, लेकिन वो क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं कि अपनी एजुकेशन के बारे में बताओ, कहाँ से आपने MA किया, BA किया, हायर सेकेंडरी कहाँ से किया। फिर आपको इसलिए पूछते हैं कि इसमें पूछेंगे कि आपने बोल दिया कि मैंने PhD किया, तो बोले PhD का आपका टॉपिक क्या था, आपने इस पे कैसे सर्च किया, है ना। अब भले ही अगर हमने कहीं से नकल मार के PhD की हो, या किसी दूसरे ने हमारे लिए थीसिस लिखी हो, लेकिन वो क्वेश्चन हमसे पूरे पूछेंगे तो उसके अनुकूल जवाब हमें तैयार करना होगा, है ना। तो पहले से ही रखे कि हमारी क्वालिफिकेशन BSc में, BA में, MSc में, MA में, या 12th में, या चाइल्ड पेडागोजी में, या उसमें मेरे ये सब्जेक्ट है, टीचिंग सब्जेक्ट मेरे ये थे DEd BEd में, तो उसमें आप उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो डेफिनेटली वो आपसे जब एजुकेशन के बारे में पूछेंगे तो आपको अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग संभावित प्रश्नों की सूची बना लेना चाहिए। और आपका एक बात ध्यान कि आप अपने एजुकेशन लाइफ में आपका कमांड अपने सब्जेक्ट के किस टॉपिक पर बेहतर था, जिस पे आज भी आपसे कोई पूछे तो आंख बंद करके आप बता दें। जैसे हिंदी वाले होते हैं, कोई अलंकार बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं, कविताएं बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं लय गति सुर के साथ में, उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, और बिल्कुल भी संकोच नहीं होता है, और बहुत ऐसा लगता है कि बिल्कुल आवाज़ भी बहुत बढ़िया है, प्रभावशाली ढंग से सुनाते हैं। कुछ लोग कहानी स्टोरी टेलिंग उनकी इतनी बढ़िया होती है कि उनको बहुत मज़ा आता है। कुछ लोग स्टूडेंट लाइफ में डिबेट में, कोई नाटक में, कोई खेल कूद में, उनकी कौन कौन सी गतिविधियों में आप अपने कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में रहे हैं, तो उनको ये भी ज़रूरत पड़े तो इस पर भी डिस्कशन और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन आप इन सब की तैयारी करके रखिए कि आप उनको ऐसी कौन सी बेहतर चीज़ें बता सकते हैं अपनी लाइफ और अपने एक्सपीरियंस के बारे में, जिससे उनको लगे कि यही तो हमें ज़रूरत है। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 से लेके 12 तक, नेशनल लेवल तक बच्चे डिबेट में, कल्चरल आइटम्स में, खेल कूद में, कई तरह की गतिविधियां हैं जिसमें वो पहले क्लस्टर लेवल, फिर रीजनल लेवल, फिर स्टेट लेवल तक जाते हैं, है ना। तो इन चीज़ों का ज्ञान आपको अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में होना चाहिए। ये आपके एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि आप अपने आप को इस पोस्ट के लिए सबसे बेहतर कैंडिडेट क्यों मानते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जब आप, बेटा 10 मिनट रुक जाओ, है ना, आ रहे हैं केवल 10 मिनट में।
चलिए ठीक है, अभी ये चीज़ें कुछ हमने आपको बताई, और मैं अब आगे जो बताने वाला हूँ आप लोगों को अगले सेशन में, एक तो ये कि आप अपनी पोस्ट के लिए खुद को सबसे बेहतर कैंडिडेट क्यों समझते हैं। आप अपना अपना जब का अगला सेशन होगा हमारा आधा 1 घंटे का, तो इस पे आप अपने हिसाब से तैयारी करके रखिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप अपने आप को सबसे सुटेबल कैंडिडेट क्यों समझते हैं, नंबर 1। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले, यानी बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम में प्रवेश करने से पहले आप अपने सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करके जाएंगे कि आप और बच्चों के बीच में इतनी ज़बरदस्त बॉन्डिंग हो कि बच्चे आपको सबसे बेहतर शिक्षक समझे और आपको लाइक करें, है ना। आप में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिससे जो है बच्चे आपको ही सबसे श्रेष्ठ शिक्षक समझे, और अपने सब्जेक्ट पे आप अब जो क्या कमांड आपकी है, क्या बेहतर आप कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट में जो दूसरे लोग जनरली नहीं करते हैं, है ना। तो इन क्वेश्चन पर हम आगे चर्चा करेंगे। अभी एक्चुअल में मुझे कहीं फिर एक मेहमान आए हुए हैं और टाइम दिया हुआ था, तो मैंने बताया भी था कि 9:30 तक हमारी क्लास चलेगी, 8 साढ़े 8 बजे से स्टार्ट करेंगे, तो है ना। ठीक है, तो अब ये मेरे अपना बहुत सारे कामों में मैं अत्यधिक व्यस्त हूँ, बावजूद उसके चूंकि डिमांड आती है और मेरा शौक भी है, मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के विद्यालयों को हमारे देश के विद्यालयों को बेहतर शिक्षक मिले, डेडिकेटेड समर्पित शिक्षक मिले। ऐसे शिक्षक न मिले जो केवल सैलरी के लिए इस व्यवसाय में आते हैं और शिक्षक बनने के बाद अपने सारे दायित्व को भूल जाते हैं, है ना। जो चीज़ें इंटरव्यू में कहते हैं, इंटरव्यू के लिए जो तैयारियां करते हैं और जितनी मेहनत करते हैं, वो सारे बाद में पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो इससे बेहतर से बेहतर शिक्षक देश को अगर मिलते हैं तो समाज किसी न किसी रूप में उनसे प्रभावित होता है और उसका लाभ समाज को मिलता है। इसीलिए कहा जाता है नहीं कि ये एक नौकरी नहीं है, ये एक प्रोफेशन नहीं है, टीचिंग इज़ ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है, इस पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है, हम आगे की इसमें आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग सब बैठे, धैर्यपूर्वक सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, है ना। लाइव स्ट्रीम को हम यहीं रोकते हैं। सर, हाँ जी, हेलो सर। बोलिए बोलिए। सर नमस्ते, सरोज बोल रही हूँ। सर मेरा रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड नहीं हुआ है, तो मुझे मार्क्स नहीं पता चले। चल जाएंगे, नहीं हुआ है तो हो जाएगा, आप किसी की मदद लीजिए, मैं इसके बारे में, और आप प्रयास कीजिए, बार बार ट्राई कीजिए। जिन्होंने रिस्पांस नहीं, हमारे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं, सर उनको उसमें ऐसा तो नहीं होता कि टाइम दिया रहता है कि उसी टाइम पे करना है? नहीं, टाइम वाइम तो रहता है, इसका सब कुछ रहता है, लेकिन आप अपने ग्रुप में जिन लोगों ने आजकल में डाउनलोड किया है, आप उनसे चर्चा कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। जी सर। ओके, थैंक यू वेरी धन्यवाद। मच। हाँ जी, जी। थैंक यू सर। हाँ।